चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हमने देखा था रेजिस्टेंस क्या होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को रेजिस्टेंस को कंबाइन करना पड़े अलग अलग कारणों से, अलग अलग रीजंस की वजह से। तो कितने तरह के रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? जो मेन कॉम्बिनेशन होते हैं वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा उन दोनों को मिला के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है, पर हम लोग सेपरेटली पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है। दो रेजिस्टेंस हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि सेम करंट फ्लो करे इन ईच रेजिस्टेंस। अगर हर रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेम करंट फ्लोज इन ईच रेजिस्टेंस। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सीरीज कॉम्बिनेशन की होती है वो है वोल्टेज के बारे में। तो जो वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज ऑफ सेल, अगर केवल सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो वोल्टेज ऑफ सेल जो होगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो बेसिकली यहां पे दिख रहा है वोल्टेज ऑफ सेल V है और वोल्टेज अक्रॉस R1 V1 है, वोल्टेज अक्रॉस R2 V2 है। तो V1 और V2 का सम करेंगे V आ जाएगा। तो उसी को यूज कर लिया हमने यहां, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V को हमने लिख लिया I इंटू RS। ये लिखा है कहां से? ओम्स लॉ से। V इक्वल्स टू IR। RS लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो I इंटू RS इक्वल टू V1 को लिख लिया I इंटू R1। देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस है R1, तो I इंटू R1। इसमें करंट फ्लो करेगा I और रेजिस्टेंस है R2, तो I इंटू R2। अब आप ध्यान से देखें तो तीनों में सेम करंट है, तो करंट को अगर कॉमन ले लेंगे तो I कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। वहीं अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो ये आता RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंस मन है उतने कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। उसी तरह से आते हैं अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि उनका जो एंड है वो सेम जगह पे हो। मतलब R1 का एक एंड जहां पे है, R2 का एक एंड वहीं पे है और R3 का भी एक एंड वहीं पे है। उसी तरह R1 का दूसरा एंड जहां है, R2 का दूसरा एंड वहीं है और R3 का भी दूसरा एंड वही है। मतलब जो दोनों एंड है ना वो एक जैसे जगह पे हो या कम से कम सेम पॉइंट्स या सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हो। सो बेसिकली जब रेजिस्टेंस पैरेलल में रखे जाते हैं, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। यही पहचान है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अब इसके अलावा इसमें एक और क्या पॉइंट है समझिए। सेल से मान लीजिए I करंट निकला और ये करंट I आएगा, तो जो करंट आएगा वो सारे पैरेलल रेजिस्टेंस में बटेगा। जो करंट आएगा वो सारे पैरेलल रेजिस्टेंसेस में बटेगा। सो I आया और बट गया I1, I2 और I3 में। इस तरह से तीनों बट गया और R1 में गया I1, R2 में गया I2, R3 में गया I3। तो I जो है वही बट रहा है तीनों में। तो क्या कह सकते हैं कि नेट करंट इज सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। नेट करंट जो सेल से निकल रहा है इज सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो वैसा अगर लिखें तो देखिए मैथमेटिकली उसको ऐसे लिखेंगे, सम द नेट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए हमने ओम्स लॉ यहां भी लगाया है, ओम्स लॉ लगाया है। इसके लिए अगर ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू IR आएगा, है ना।
इसके लिए लगाएंगे तो V इक्वल्स टू I1R1 आएगा, इसके लिए V इक्वल्स टू I2R2 आएगा, इसके लिए V इक्वल्स टू I3R3 आएगा। क्योंकि सब में सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्टेज सेम रहेगा, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू I1R1, V इक्वल्स टू I2R2 और V इक्वल्स टू I3R3। अगर पेयर वाइज यूज करें तो वहां से I के वैल्यूज निकाल के रख सकते हैं। जैसे I लिख लेंगे V/RP। अब P क्यों लिख रहे हैं, यहां तो R लिखा है, RP भी लिख सकते हैं आपका मन हो, क्योंकि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं इसलिए P लिख दिया, टू शो दैट इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R1, I2 क्या हो जाएगा V/R2, I3 क्या हो जाएगा V/R3। लिखा हुआ नहीं है बट सिमिलरली ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज जो हमने निकाले उनको उठा के पुट कर देंगे। I की जगह V/RP, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। अब देखिए, आप ध्यान से देखें तो हर टर्म में V सेम है, तो V सेम है तो फिर से कॉमन आएगा और कट जाएगा, और इक्वेशन जो आपके पास आएगा वो होगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कई बार हम लोग के काम आता है, वो है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। मतलब आपके पास अगर 3 रेजिस्टेंस हैं तो उसमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा वैल्यू आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो अगर आप इफेक्टिवली रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप कैसा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी तरह से जो 3 रेजिस्टेंस हैं उनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा, 3 या उससे ज्यादा हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए 3 ले रहे हैं, 3 जो रेजिस्टेंस है उनमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा वैल्यू सीरीज वाले के कॉम्बिनेशन का होगा। और वो तो होना ही चाहिए, इसमें तो सिंपल एडिशन कर रहे हैं ना, तो जो सबसे बड़ा है वो भी ऐड हो रहा है, उसके साथ 2-3 और ऐड हो रहे हैं, तो जो निकल के आएगा वो तो सबसे बड़ा होगा ही। तो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप रेजिस्टेंस को इस तरह से ऐड करना चाहते हैं कि आप रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, देन यू विल यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि हाउस होल्ड सर्किट में हम लोग सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। तो हम लोग को मालूम है कि ये पैरेलल में लगता है, जिनको नहीं मालूम वो मालूम कर लें आज, कि जो हाउस होल्ड सप्लाई है उसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, आपका रूम हीटर हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स पैरेलल में लगाई जाती हैं, सीरीज में नहीं लगाई जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है, वाई वी प्रेफर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन हाउस होल्ड सर्किट, तो वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से समझ में आ जाएगा, इसलिए यहीं पे उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अलग अलग जो कंपोनेंट होता है हमारे यहाँ जो यूज करते हैं उसमें अलग अलग करंट चाहिए। जैसे एक एलईडी बल्ब है और एक रूम हीटर है, उन दोनों में सेम करंट नहीं चाहिए। एलईडी बल्ब बहुत कम करंट में काम कर सकता है जबकि रूम हीटर को बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। तो आप देखिए इन दोनों में से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कंपोनेंट्स के पास डिफरेंट करंट जा सकता है। ऑब्वियसली कि इसमें हर कंपोनेंट के पास अलग अलग करंट जा सकता है, बट इसमें हर कंपोनेंट के पास सेम करंट जाना जरूरी है। इसीलिए अगर आपको अलग अलग करंट चाहिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एसी में अलग, फैन में अलग, एसी में अलग, एलईडी बल्ब में अलग, तो इसीलिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। दूसरा, यहां पे अगर स्विच लगाएं, अब सोचिए यहां पे अगर हम बल्ब यहां एक की लगा देते, एक स्विच लगा देते हैं, तो स्विच ऑफ करेंगे तो दोनों में एक साथ करंट ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम चाहें तो यहां अलग स्विच, यहां अलग स्विच, यहां अलग स्विच, तो अगर यहां स्विच लगाते हैं स्विच ऑफ करते तो केवल ये बंद होगा, बाकी ये दोनों चालू रहेंगे, उनका सर्किट कंप्लीट रहेगा, उनको करंट मिलता रहेगा। और यही हम चाहते भी हैं, है ना। ऐसा तो नहीं चाहेंगे आपकी घर में एक स्विच ऑन करें और उससे सब कुछ स्टार्ट हो जाए, है ना। फैन भी स्टार्ट हो गया, रूम हीटर भी स्टार्ट हो गया, अब गर्मी मिल रहा है कि ठंडा मिल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना। गर्मी चाहिए, रूम हीटर ऑन कर रहे हैं, साथ में फैन भी चल रहा है, तो वो तो नहीं चाहिए। ठंडा में क्या जरूरी है फैन चलने, जरूरी कि अब किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि फैन चले, इसीलिए आपको डिफरेंट स्विच चाहिए फॉर अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, है ना। तो डिफरेंट स्विच चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आराम से डिफरेंट स्विच यूज करके हम लोग जिसको मन करे कि ऑन करना है ऑन कर लेंगे, जिसको मन करे ऑफ करना है तो ऑफ कर लेंगे। उसके अलावा
अगर मान लीजिए इसमें एक कंपोनेंट फेल कर जाता है, मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब जलना बंद हो गया और साथ में सीरीज में हमने फैन कनेक्ट करके रखा है, तो जैसे बल्ब फ्यूज होता है फैन भी चलना बंद हो जाता है। तो ऐसा सोचिए कि आपके घर में हर कंपोनेंट सीरीज में अगर जुड़ा हो, कहीं से एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा सारे लोग परेशान, सारा बल्ब बंद हो गया है ना। इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो खोजता रह जाए कि भाई कौन सा बल्ब खराब हुआ है, पता ही नहीं चलेगा उसको, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करें, ताकि एक कंपोनेंट अगर फेल भी कर जाए तो बाकी कंपोनेंट से आपका लाइफ अफेक्टेड नहीं हो। उसके अलावा नेक्स्ट देखें तो टोटल रेजिस्टेंस की बात जो हमने यहां पे अभी करी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा हो जाता है, राइट। तो इफेक्टिव टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वाइल इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। तो यहां पे ऑब्वियसली ज़्यादा करंट लगेगा, ज़्यादा पावर खर्च होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए इन सारे एडवांटेजेस को देखते हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है इन हाउस होल्ड सर्किट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, या तो आप इतना कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जो हमारा सेल कंटिन्यूअसली करंट सप्लाई करता है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, तो कंटिन्यूअसली एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है, और जो एनर्जी है जो सेल सप्लाई कर रहा है वो जनरली किसी भी कंपोनेंट के लिए दो हिस्से में बंट जाता है। एक यूजफुल वर्क होता है और दूसरा हीट। जैसे यूजफुल वर्क क्या हो गया, जैसे आपने स्विच ऑन किया फैन को तो फैन चलने लगा, उसका मोटर रन करता है, तो जो एनर्जी ऑफ सेल है उसका एक हिस्सा यूजफुल वर्क में जा रहा है, यानी कि वो हिस्सा क्या कर रहा है, फैन को रोटेट कर रहा है। लेकिन दूसरा हिस्सा आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो फैन थोड़ा सा हीटेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो वो हिस्सा वेस्ट हो रहा है। हम लोग फैन को वार्म करना थोड़ी चाहते हैं, तो वो हिस्सा हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये एनर्जी ऑफ सेल बेसिकली दो पार्ट में बट रहा है, यूजफुल वर्क और हीट के फॉर्म में। एग्जाम्पल ऑफ फैन हमने ले लिया, एग्जाम्पल ऑफ बल्ब भी लेते हैं। जो फिलामेंट वाला बल्ब होता है उसका 90% हिस्सा हीट में वेस्ट होता है। हम जब बल्ब को ऑन करते हैं तो उससे हीट थोड़ी चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो हमको लाइट प्रोवाइड करे। अभी लाइट मिल रहा है ना एलईडी बल्ब से, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले फिलामेंट वाले बल्ब से मिलता था। तो उसमें क्या होता था कि 90% ऑफ एनर्जी जो प्रोवाइड हो रहा है हम लोग को वो तो वेस्ट हो रहा है हीट के फॉर्म में। और गर्मी में तो और मुश्किल है, उस रूम में जा नहीं सकते, उस रूम में बैठ नहीं सकते जिसमें वो फिलामेंट वाला बल्ब जल रहा हो, क्योंकि 90% तो हीट ही आ रहा है। तो मेन काम जो वो कर रहा है उसमें उसका मोस्टली एनर्जी, जो ज्यादातर एनर्जी वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रहा है, और यूजफुल वर्क में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है। ये हो गई नॉर्मल कंपोनेंट की बात। लेकिन अब अगर एक ऐसे सर्किट को इमेजिन करें जिसमें प्योर रेजिस्टर हो, प्योरली केवल रेजिस्टर हो, कुछ हद तक रूम हीटर, हालांकि उससे भी थोड़ा बहुत लाइट आता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर लाइट नहीं निकलता तो क्या होता, जो एंटायर एनर्जी ऑफ सेल है ना वो पूरा हीट के फॉर्म में ही बर्बाद हो जाता, या ये कहें कि वो हमको हीट देता। जरूरी नहीं कि वो बर्बाद ही हो, ऐसा कह थोड़ी कह सकते हैं। अगर मान लो कि हमें हीट ही चाहिए, रूम को हीट करना है, तब तो वो बर्बाद नहीं हो रहा है। तो उस केस में अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो पूरा एनर्जी ऑफ द सेल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इसमें क्या हो रहा होता है इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और एक प्योर रेजिस्टर हमने कनेक्ट किया है। अगर हमने प्योर रेजिस्टर कनेक्ट किया है तो उसमें कुछ करंट जा रहा होगा I, V इक्वल्स टू IR, मतलब बिल्कुल ओम्स लॉ लगा सकते हैं यहां पे। मान लेते हैं कि ये सेल T टाइम में Q चार्ज को ट्रांसफर करता है। ये सेल कितना ट्रांसफर कर रहा है चार्ज? Q चार्ज ट्रांसफर कर रहा है इन टाइम T।
अब देखिएगा, क्योंकि इसके दौरान एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रॉस करना पड़ता है चार्ज को, V पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता था, याद करिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, होता है कि नहीं? तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर V है तो W यानी वर्क डन को लिख सकते Q इंटू V। मतलब ये कौन वर्क कर रहा है? सेल इतना वर्क कर रहा है, सेल इतना वर्क कर रहा है। इस वर्क का रेट क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको आपको याद होगा पावर कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहते हैं? पावर। तो ये इनपुट पावर निकाल रहे हैं, इनपुट पावर मतलब सेल इतना पावर प्रोवाइड कर रहा है। कितना पावर प्रोवाइड कर रहा है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की जगह QV रख दें, Q इंटू V, तो V तो मान लो बाहर निकाल दो, लेकिन Q बाई टी आएगा। जैसे ही Q बाई टी दिखा आपके दिमाग में तुरंत आएगा करंट, तो V इंटू Q बाई टी यानी V इंटू I। ये हो गया पावर, ये इनपुट पावर होता है। अब ये इनपुट पावर मतलब इतना रेट से एनर्जी दे रहा है कौन? सेल इतने रेट से एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? पावर इंटू टाइम करके एनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि पावर जो होता है वो एनर्जी बाई टाइम होता है। तो पावर इंटू टाइम करेंगे तो हमको मिल जाएगा एनर्जी। और पावर का भी अभी एक्सप्रेशन हमने निकाला V इंटू आई, तो हम लोग लिख लेंगे V इंटू आई और T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी निकल गया VIT। अब ये एनर्जी जो है वो सेल ने प्रोवाइड किया। किसको किया? जो भी कंपोनेंट लगा होता उसको की करता, लेकिन उसका एक हिस्सा कुछ काम करेगा और एक हिस्सा बर्बाद हो जा रहेगा। लेकिन अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें तो पूरा हिस्सा हीट के फॉर्म में जाएगा। तो जितना ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कौन? जितना भी ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, वो पूरा पूरा हीट के फॉर्म में जा रहा है। तो वो हीट कितना है? वो हीट है VIT, क्योंकि इतना ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, सो पूरा हीट के फॉर्म में चला गया, वो आया VIT। अब V की जगह IR लिख सकते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से। तो अगर IR रखिएगा तो ये I 2 हो जाएगा इसमें, तो I स्क्वायर R इंटू टी हो जाएगा। ये हीट का फॉर्मूला हो गया। और ये हीट किस में मेजर करेंगे? जूल में। वर्क को भी जूल में मेजर करेंगे, एनर्जी को भी जूल में मेजर करेंगे, और हीट को भी जूल में मेजर करेंगे। और यहां से आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो क्या कहता है समझिए। इसी से आप समझ सकते हैं क्या क्या लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या क्या पार्ट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन अ प्योर रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट जो उसमें प्रोड्यूस होगा। Heat produced in the resistor is directly proportional to resistance of the resistor, and heat produced in the resistor is directly proportional to time for which current flows through the resistor। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। जैसे आपका लॉन्ड्री आयरन हो गया है ना, प्रेस करते हैं जिससे। इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, टोस्ट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक ओवन होता है, बेक करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल होता है ना, चाय वाय बना लेते हैं, पानी गर्म कर लेते हैं उसमें। और रूम हीटर हो सकता है, वाटर हीटर हो सकता है। ये सारी चीजें जो हीट कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये एप्लीकेशंस हो गए। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशंस है, बल्ब और फ्यूज, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट उससे पहले जितना न्यूमेरिकल पार्ट है उसको खत्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहां भी हमने पावर पढ़ा था, ये इनपुट पावर था जो सेल प्रोवाइड कर रहा था। ये जो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आउटपुट पावर है। द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, जिस रेट से किसी सर्किट में एनर्जी खर्च हो, कंज्यूम हो, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर जो है ये इनपुट पावर है। ये है रेट एट विच एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन द सर्किट, और ये है रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। हालांकि आइडियली दोनों बराबर होगा। लॉस अगर नहीं हो रहा है
तो जितना रेट से आप प्रोवाइड करेंगे उतना ही रेट से वो खर्च भी होगा। तो ये कैसे निकालेंगे खर्च? तो हम लोग बात कर रहे हैं हीट के फॉर्म में, तो H/T ये रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड दे देगा या रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड दे देगा। और बस इसके बाद क्या करना है, H का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, VIT था यहां पर देखिए, डिवाइडेड बाई टाइम कर दीजिए, VI आ गया। ये पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। कैसे निकालेंगे? V की जगह IR रख दीजिए, ओम्स लॉ यूज कर लीजिए, यहां आ जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ये कैसे निकालेंगे? तो I की जगह V बाई R रख दीजिए, तो V इंटू V बाई R हो जाएगा, मतलब V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मूला हो गए पावर के। अब यहां से पहले एसआई यूनिट ऑफ पावर देख लें, वॉट कहते हैं इसको। एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वॉट इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड होता है। जूल हुआ ना हीट का, टाइम का हुआ सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हीट हो गई, पर यूनिट टाइम पावर दे दिया, जूल पर सेकेंड वॉट दे दिया। अब ये 1 वॉट कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पे इस फॉर्मूला को अगर यूज करें तो पावर इक्वल्स टू 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो यहां से फिर से डेफिनेशन निकल के आ जाएगा 1 वॉट का। तो व्हाट इज 1 वॉट? कोई भी बल्ब है वो 10 वॉट अगर कहते हैं तो उसका क्या मतलब है? 1 वॉट से समझ सकते हैं। इफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across a resistor and as a result 1 ampere of current flows through the resistor, then the rating or the wattage or the power of the resistor or that component of electricity is said to be 1 watt. So 1 watt is the power of the resistor when 1 volt of potential difference is applied across it, 1 ampere of current flows through that resistor. अब देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जूल पर सेकेंड से एक और बहुत शानदार चीज निकल के आता है। जूल आप लिख सकते हैं वॉट इंटू सेकेंड। जूल क्या लिख सकते हैं? वॉट इंटू सेकेंड। वॉट क्या है? पावर का यूनिट है। सेकेंड क्या है? टाइम का यूनिट है। मतलब पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट आपको जूल देगा, यानी एनर्जी का यूनिट देगा। तो कहीं पे अगर वॉट सेकंड लिखा हो तो आप समझ जाइए कि भाई ये पावर नहीं दिया। वॉट दिख रहा है, वॉट देखते लोगों को पावर दिमाग में आ जाता है। नहीं नहीं, वॉट सेकंड है तो वो एनर्जी का यूनिट है, वो पावर का यूनिट नहीं है। अब देखिए, तो यहां से एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकल के आता है। एक्चुअली में वॉट बहुत छोटा यूनिट है और जनरली जो हम लोग पावर कंज्यूम करते हैं वो किलो वॉट में कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो एक्चुअली में 1 किलोवाट आवर होता है। किलोवाट देखते ही बच्चे दिमाग में होते हैं और ये पावर का यूनिट है। नहीं नहीं, पावर का नहीं है भाई, किलोवाट आवर है। पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट, पावर का यूनिट इंटू टाइम का यूनिट मतलब एनर्जी का यूनिट। तो एनर्जी है ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो अंडरलाइन किया हुआ है, एनर्जी का यूनिट है, पावर का नहीं। अब इसको अगर हम चाहें जूल में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जूल क्या होता है? वॉट सेकंड। तो किलो वॉट को वॉट में कन्वर्ट कर दो और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, वॉट सेकंड आ जाएगा कि नहीं? तो 1 किलो वॉट की जगह हमने लिख दिया 1000 वॉट और 1 आवर को लिख दिया 3600 सेकंड। तो इसको बस थोड़ा मतलब मल्टीप्लीकेशन लगाइएगा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा, ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट सेकेंड। और जैसे ही वॉट सेकेंड आए तुरंत दिमाग में जूल आना चाहिए, तो ये 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल आ जाएगा। यहां पे पावर हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे बल्ब और फ्यूज। बल्ब क्या है? अगेन ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एप्लीकेशन। बल्ब अगर शुरुआत में सोचे, अभी एलईडी आ गया है, सीएफएल उससे पहले आया था, पर शुरुआत में सोचे हम लोग लाइट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग सोचते थे ना क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। किसी चीज को हीट करो, हीट करोगे तो उससे लाइट थोड़ा बहुत तो निकलता ही है। रूम हीटर से भी थोड़ा बहुत लाइट निकल जाता है। तो हम लोग रूम हीटर वाला टाइप का अगर चीज लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा लाइट नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा क्या? पूरा रूम से कुछ सामान दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हम लोग को एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो हीट को रिटेन कर सके, अपने पास रखे,
खूब गर्म हो जाए, खूब हॉट हो जाए और तब उससे लाइट निकल जाए। तो ऐसा चीज चाहिए था। और उसके अलावा बल्ब के लिए और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उतना हाई टेम्परेचर पे उसको तुरंत मेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो मेल्ट हो जाएगा, उतना हीट वो रिटेन कर रहा है, अब मेल्ट ही हो गया, खत्म हो गया ना। लाए बल्ब लगाए, 10 मिनट 15 मिनट गर्म हुआ, उसके बाद मेल्ट हो गया, खत्म, उसका तो लाइफ ही नहीं रहेगा। सो उसका ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि इट शुड नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल चाहिए हम लोग को, ऐसा स्ट्रॉन्ग और ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। और उसके एग्जाम्पल के तौर पे आता है टंगस्टन। इसलिए आपने सुना होगा बल्ब को टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब कहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आप देख रहे हैं 3380 डिग्री सेल्सियस से बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये बहुत हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है विदाउट मेल्टिंग। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसके साथ कि आप इसको सीधा ऐसे नहीं फिलामेंट को जला दिए, बाहर में फिलामेंट को जला दिया। आप देखिएगा हमेशा फिलामेंट वाला कोई भी चीज यूज होगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग रहता है। जैसे बल्ब के ऊपर भी ग्लास का कवरिंग रहता है ना, क्यों रहता है? खाली फिलामेंट जला देंगे तो भी तो बल्ब जल ही जाएगा, तो भी तो आएगा ही रोशनी उससे। होता क्या है कि अगर आपने उसको बाहर के सराउंडिंग से आइसोलेट नहीं किया है तो बाहर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है वो उस हाई टेम्परेचर पे उस मेटल के साथ रिएक्ट करता है और उसका ऑक्साइड बना देता है। और अगर तेजी से उसका ऑक्साइड बनेगा तो धीरे धीरे वो लेयर बाय लेयर हटता चला जाएगा और फाइनली वो टूट जाएगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि वो लंबा टिका रहे, तो इसीलिए उसको हम लोग बाहर के सराउंडिंग से क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। और उस बल्ब के अंदर हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन जैसे इनर्ट इनएक्टिव गैसेस को रखते हैं ताकि वो टंगस्टन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाए और टंगस्टन को ट्रांसफॉर्म न कर दे, है ना। ट्रांसफॉर्म करिएगा उसका वीकनेस शुरू हो जाएगा, वो वीक होता चला जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूज को देखते हैं। ये हो गया बल्ब की कहानी। फ्यूज की कहानी देखते हैं। फ्यूज आप जानते होंगे, घर के हर आदमी के घर में लगा हुआ रहता है फ्यूज। तो ये फ्यूज कैसे काम करता है उसको समझिए। ये एक्चुअली ना सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ रहता है। अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, करंट बढ़ जाए, तो जब बहुत ज्यादा करंट किसी कंपोनेंट में एंटर करेगा तो वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। जितना उसको चाहिए उससे आप ज्यादा दे दीजिएगा, जल जाएगा। आपने सुना होगा फैन जल गया, है ना, एसी जल गया, बहुत ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं। तो उस नुकसान को बचाने के लिए, है ना, परेशानी भी है भाई, वो जल गया तो अब बुलाइए इलेक्ट्रीशियन को, सब ठीक करवाइए, उसको बनवाइए, परेशानी भी है, नुकसान भी है। तो उसके लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज लगा लेते हैं। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज एक्चुअली में उस कंपोनेंट के साथ सीरीज में रहता है, या ये कहें कि उस पूरे सर्किट के साथ सीरीज में रहता है। जैसे ही रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करे, जैसे ही रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तुरंत क्या होगा कि उसमें हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा और वो मेल्ट कर जाएगा। रेटिंग जितना करंट आपको चाहिए उससे ज्यादा, उसी हिसाब से उसको रखा भी जाता है। फ्यूज का अपना रेटिंग होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। मान लीजिए किसी कंपोनेंट में आपको 4.5 एम्पियर करंट चाहिए, तो आपने फ्यूज यूज कर लिया 5 एम्पियर का। 5 एम्पियर का क्या मतलब है, अगर कोई फ्यूज 5 एम्पियर रेटिंग का है, उसका क्या मतलब है कि वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर उसमें होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो आपको कंपोनेंट के लिए 4.5 चाहिए, थोड़ा बहुत तो वो भी रेजिस्ट कर सकता है, 5 एम्पियर तो उसके अंदर चलेगा। 5 से ज्यादा जैसे ही होगा वो मेल्ट हो जाएगा, तो आपका कंपोनेंट खराब होने से बच जाएगा। तो ये फ्यूज का काम होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। किसी भी चीज का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, एलॉय का हो सकता है, लेकिन वो सुटेबल एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए ताकि वो उस टेम्परेचर पर पहुंचते मेल्ट कर जाए। जैसे बल्ब में हम लोग चाह रहे थे कि वो मेल्ट ना करे, लेकिन फ्यूज में हम चाह रहे हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहे, ताकि जैसे ही करंट एक स्पेसिफिक रेटिंग करंट से ज्यादा बढ़े वो मेल्ट हो जाए और वो सर्किट को ब्रेक कर दे और कंपोनेंट खराब होने से बच जाए। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, उसके अलावा लेड हो सकता है, आयरन हो सकता है, इन सब चीजों के बने हुए फ्यूज यूज किए जाते हैं। और उसके अंदर पोर्सिलेन नाम के एक सब्सटेंस का या सिमिलर सब्सटेंस का एक कवरिंग रहता है ना। आपने देखा होगा फ्यूज जो उसका रहता है ग्लास टाइप का, एक ट्रांसपेरेंट टाइप का बना हुआ रहता है, उसके अंदर पतला सा वायर रहता है, ठीक है। तो वहां पे वही कार्ट्रेज है, उसी का कवरिंग को ही हम लोग कार्ट्रेज कहते हैं। उसका कवरिंग उसमें लगा हुआ रहता है ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके सराउंडिंग से।
और एंड्स पे मेटल लगा रहता है ताकि हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रोवाइड कर सकें। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। एनसीईआरटी में जो जो थ्योरी हम लोग को पढ़ना था उसको हमने कर लिया है। अब हम लोग उसके क्वेश्चंस को भी देखेंगे और बाकी चैप्टर्स के थ्योरी को देखेंगे। आप इतने टॉपिक को या तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें।